दोस्तों स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपने ये चैप्टर 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उससे। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको थोड़े से पुराने सवालों में एक छोटी सी गलती हुई है वो मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पर ये जो 14 लिखा हुआ है ना 14x, हाँ ये यहाँ पे ऐसा होगा नहीं। मैंने बोला तो ठीक था लेकिन क्या है लिख गलत दिया मैंने। यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 होता है, मैंने 14 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 12x। उसी हिसाब से यहाँ पर भी 12x और ये 12 और ये 1x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 13x। तो ये x वाला जो गुणांक है, सिर्फ x का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 13। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित विवरणों में से एक चर वाले द्विघात समीकरणों का निर्माण करें। सिर्फ हमें क्या करना है, ये सवाल पढ़ना और द्विघात समीकरण बनाना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक आयताकार क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा 3 मीटर अधिक है। ये जो बोला है उसी से हमें एक समीकरण बनाना है। अब यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले तो हम काम करते हैं क्या, हम एक आयत क्षेत्र ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एक आयत और इसमें हम बना लेते हैं एक विकर्ण। ठीक है, ये है क्या, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं विकर्ण। ओके, अब इसका एक नाम दे दिया हमने। अरे इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, ये क्या है हमारा विकर्ण। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने ABCD। अब ये वाले पार्ट में BDC, ठीक है, सिर्फ ये BDC जो लिखा है ना उसी में से वो क्या दिख रहा है आपको, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। इस तरह का एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। क्या है BCD। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों साइड्स हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, जिसमें से ये जो है इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं आधार। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे तो ये जब हम आखिरी चैप्टर कर रहे होंगे 25 चैप्टर 25 त्रिकोणमिति में, तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है इसका, ये होता है क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला इसका। इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम ये जो सवाल है ना इसको सॉल्व बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो विकर्ण की लंबाई हमारे पास दी हुई है 15 मीटर, तो विकर्ण कितना है 15 मीटर। हमें बस बोल दिया है क्या, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो ये चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई है इसकी, तो ये मान लिया कि जो चौड़ाई है वो x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी। लंबाई 3 मीटर ज़्यादा है, हम बस यही चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं कि माना जो चौड़ाई है, चौड़ाई x मीटर है और तो इसीलिए जो लंबाई होगी, लंबाई कितनी हो जाएगी x प्लस 3 मीटर। ठीक, तो अब हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, फॉर्मूला पता है, बस इस फॉर्मूले के हिसाब से अब हम इसको समीकरण का रूप देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लंब यहाँ पे क्या दिख रहा है ये, आधार क्या दिख रहा है ये, और कर्ण कौन है, ये वाला हिस्सा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब प्रश्नानुसार क्या हो गया, हमारे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 15 का स्क्वायर, बराबर 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया समीकरण, और इसी में हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह 3 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अब यहाँ से सॉल्व करो, ये दोनों एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। इसको कर लो सॉल्व, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक्स, और ये 3 का स्क्वायर 9, और ये जो 225 है इसको अगर हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 225, और इधर कुछ भी नहीं बचा। अब थोड़ा आगे अगर सॉल्व करें इसको, तो यहाँ देखो, ये 2x स्क्वायर प्लस 6x, और यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का नंबर ज़्यादा है तो साइन हम माइनस का देंगे। 225 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 216। ठीक है, अब चाहो तो देखो यहाँ पे भी द्विघात समीकरण बन गया, चाहो तो इसको यहाँ छोड़ दो, या फिर एक स्टेप और आगे कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये क्या है, 2 गुना एक्स स्क्वायर है, कॉमन लेना है, प्लस यहाँ पे कितना है, 2 गुना 3x है, देखो सब में 2 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर माइनस 2 गुना 108, ये है बराबर 0, सब में 2 गुना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचा, 2 निकाल लिए तो 3x, माइनस यहाँ पे कितना बचा, 108 बराबर 0। अब जब 2 को हम इस साइड लेकर के जाएंगे तो 0 से क्या होगा, इधर 0 से भाग हो जाएगा, और 0/2 कितना होता है, 0। तो ये अगर उधर जाएगा तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 बराबर 0, और यही है हमारा आंसर। तो ये समझ आ गया। इस जो यहाँ पे 6 सवाल है ना, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति 80 रुपये में कुछ किलोग्राम चीनी खरीदता है, कुछ किलोग्राम 80 रुपये में खरीदता है, नहीं पता है कितना। यदि उसी रुपये में वह 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाते तो चीनी की प्रति किलो दर 1 रुपया कम होता, चीनी का मूल्य जो है प्रति किलो दर 1 रुपया कम होता। तो पहले वो कितना खरीद रहा था हमें नहीं पता, वही ले लेते हैं, मान लेते हैं कि माना पहले जो व्यक्ति है वो 80 रुपये में x kg चीनी खरीदता था। ठीक है, 80 रुपये में x kg चीनी अगर खरीदता था वो, तो 1 kg चीनी का मूल्य कितना होगा, मतलब x kg तो खरीदता था, हमें नहीं पता ना, हमें दर पता करना होता है हमेशा। 1 kg चीनी का मूल्य कितना होगा, अगर 80 रुपये में x किलो मिलता है तो 1 किलो के लिए उसको देने पड़ेंगे कितने, 80/x रुपये। अब इसको इस तरह से समझो कि मान लो 10 kg जो चीनी है उसकी कीमत मान लिया 120 रुपये है। ठीक है, 10 किलो के लिए 120 रुपये देना होता है। तो अगर 1 kg चीनी अगर चाहिए होगा,
आपको तो पता है 1 kg चीनी यहाँ से कैसे हो जाएगा, 120/10 यानी 12 रुपये, ठीक ना। तो उसी तरह से देखो, रुपया बटा जो वज़न है वो, तो रुपया बटा जो वज़न है वो उतने रुपए। इतना तो समझ आ गया होगा। ओके, अब आगे क्या कहता है, यदि उसी रुपए में वो 4 किलोग्राम चीनी अधिक पाते हैं, ठीक है, 80 रुपये में अब वो कितना ले रहा है, 4 किलोग्राम ज़्यादा ले रहा है। अब हम लिखते हैं क्या कि 80 रुपये में 4 kg अधिक चीनी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अब अगर 80 रुपये में 4 kg अधिक चीनी मिलता है तो कितना टोटल हो जाएगा, पहले तो x kg मिलता था, अब कितना मिलेगा, इसीलिए कुल चीनी कितना मिलेगा अभी, x + 4, इतने kg चीनी मिलेंगे। पहले x किलो मिलता था 80 रुपये में, अब 4 किलो ज़्यादा मिलता है, मतलब x + 4 kg चीनी जो है वो 80 रुपये में मिलता है। तो प्रति किलो, तो चीनी का प्रति किलो दर 1 रुपया कम हो जाता है। हमें पता है प्रति किलो जब शुरुआत में था तो इतने रुपए में 1 किलो मिलता था, अब कितना मिल रहा है, कम। तो वापस से देखो एक चीज़, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x + 4 kg चीनी कितने रुपए में भी ले रहा है, 80 रुपये में ले रहा है, ठीक है। तो 1 kg चीनी कितने में मिलेगा उसको, 80/x + 4, इतने रुपए में मिलेगा, ठीक है। अभी 1 किलो इतने रुपए में मिलता है, पहले 1 किलो इतने रुपए में मिलता था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, 1 रुपया कम हो गया, पहले जितना में मिलता था उससे ये 1 रुपया कम है, ठीक ना। मतलब ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार क्या, ये ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 1 रुपया ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, इसको और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 1 रुपया आ जाना चाहिए। तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखते हैं, 80/x से अगर माइनस करें 80/x + 4 तो आंसर 1 रुपया आना चाहिए। तो यही है, अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए देखो, ये x और ये x + 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x × x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो गया 80 × x + 4 माइनस 80 × x, ये वाले 80 के साथ ये x गुना, ये वाले 80 के साथ ये x/4 गुना बराबर 1। यहाँ तक क्लियर है। अब मल्टीप्लाई का, ठीक है, हो गया। 80 को x से गुना करेंगे 80x, 80 को यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 320 माइनस यहाँ पे 80x बटा में नीचे x को इससे गुना करेंगे, फिर x को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, x² + 4x = 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +80 है, -80 है, तो क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, ये गया ये गया, ऊपर कितना बच गया, ऊपर बचा 320, और नीचे जो ये बचा है इसको क्या करते हैं, इससे गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से कुछ भी गुना होगा तो बचेगा क्या, वही। अब क्या कहा था मैंने पहले कि जो भी नंबर हैं हम उसको हमेशा x² x वाले पोर्शन की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो इधर क्या हो गया, x² + 4x - 320, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ना, इसीलिए बस ये वाले को इधर लिख रहे हैं, 0 को उधर लिख दे रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
ऐसे ही सिर्फ यही सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि बाकी सारे सिचुएशन में आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण रेडी। और यही हमारा आंसर। ठीक है, ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से समान वेग से दूसरे स्टेशन की तरफ जाती है। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, समान वेग से जा रही है। यदि उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसे दूसरे स्टेशन पे पहुंचने में 2 घंटा कम समय लगता। तो इस सवाल के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तब हम ये सवाल बनाएंगे। अब देखो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी यहाँ पे दी हुई है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब समान वेग से जा रहा है, हमें नहीं पता, यहाँ पे बोला नहीं है वेग कितना है, तो हम यहाँ का क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, माना जो वेग है, पहले वाला जो वेग है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो समय कितना लगेगा, इसी फॉर्मूले से निकाल लो, समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा वेग। ठीक है, ओके, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा वेग, यानी 300 बटा x। अब यहाँ पे हम यूनिट क्या लिखेंगे, दूरी के लिए किलोमीटर लिखा, वेग के लिए किलोमीटर प्रति घंटा, समय के लिए हम क्या लिखेंगे, घंटा, घंटा। ठीक है, तो ये पहले लगने वाला समय। अब अगर उसका वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए, तो अब यदि वेग 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, अब वेग बढ़ेगा तो समय का क्या होगा, समय घट जाएगा ना, ज़्यादा तेज़ चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे समय भी कम हो जाना चाहिए, तो 5 किलोमीटर अधिक हो, तो अब वेग कितना हो गया, पहले कितना था, x माना था हमने, अब 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, यानी कि अब वेग कितना है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो उतनी है ना, दो स्टेशनों के बीच की दूरी तो नहीं बढ़ा रहे हैं, वो 300 किलोमीटर ही है, और दूरी कितनी है यहाँ पे, वही है सेम 300 किलोमीटर। अब समय कितना है, अब इस हिसाब से समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा वेग, यानी 300 बटा x प्लस 5 घंटा। ठीक है, अब इसमें जितना समय लगता था इसमें अलग समय लगेगा, कितना समय लगेगा, नए वाले से करेंगे 2 घंटा कम समय लगेगा, इससे जल्दी पहुंच जाएंगे, ये लेट जा रहा था। तो अब इसमें बताइए बड़ा कौन है, जैसे बात है, ये लेट जा रहा था तो इसमें ज़्यादा समय लग रहा था, ये बड़ा है और ये छोटा है, और दोनों में अंतर कितना दिया हुआ है, 2 घंटे का। तो वही लिखेंगे अब प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, ठीक है, 300 बटा x माइनस घटाएंगे तो 300 बटा x प्लस 5 को घटाएंगे तो कितना समय होना चाहिए, 2 घंटे का। बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, वापस से वही चीज़ें कर देते हैं। ओके, इसको देखो पिछले सवाल की तरह इसको कर सकते हो, यह एक और तरीका सीख लो। यहाँ देखो ऊपर में 300, यहाँ पे भी ऊपर में 300, हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ये ऐसा है 300 गुना 1 बटा x है, ये है ना, माइनस यहाँ पे भी 300 गुना 1 बटा x प्लस 5 है, ये बोलो हाँ, बटा 2, मतलब इधर बराबर 2। अब देखो दोनों में ही 300 300 है, तो 300 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या बचा है, 1 बटा x
और ये माइनस, यहाँ से भी 300 निकाल लिया, बचा क्या 1/x + 5 बराबर 2। अब ये 300 को हम इधर लेके जाएंगे, ये क्या है यहाँ पे गुना है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना। तो यहाँ कैसा हो जाएगा ये 1/x माइनस 1/x + 5 बराबर 2/300, ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा x × x + 5, एलसीएम ले लिया हमने इस वाले का, तो ये x + 5 पहले, क्योंकि x से इसको भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचा x + 5, x + 5 को 1 से गुना करेंगे तो बचेगा x + 5, फिर माइनस इधर क्या आ जाएगा x, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 से काट दो तो ये हो गया 150। ओके, अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ हो रहा है, +x - x ये दोनों कट गए, ऊपर क्या बचा, अच्छा यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास 1/150। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर गुना कर देंगे, तो ये हो गया 5 × 150, और इधर हो गया x को गुना कर दो, x² + 5x। अब फिर से वापस वही सिचुएशन, हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को उधर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 0। कैसे, चलो तो एक स्टेप और कर देते हैं, 15×5 = 75 यानी 750 यहाँ पे बराबर x² + 5x, ठीक है। अब समझ आ गया ना, इसको अगर हम उधर लेके जाएंगे तो इधर कितना बचेगा 0, और इधर कितना हो जाएगा x² + 5x - 750, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी x² + 5x - 750 बराबर 0, और ये हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए बस इतना ही, अब बाकी के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।